वो लम्हे मिल जाते तो मिल जाती जन्नत हमें, चाहत की खुशबू महकती राह सजती फूलों से, मिलती नहीं खुशियाँ यूं ही संघर्ष से हम क्यों डरें, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए हम औरों की क्यों राह तकें, साथ नहीं हो घर किसी का तब हम अपने कर्मों पर भरोसा करें, जीवन में बस एक ही आशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारा लक्ष्य भी यही है कि किसान भाइयों आपकी सभी समस्याओं का हम निराकरण कर सकें। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय है पशु प्रबंधन और आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, आज हम आए हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में और हमारे साथ है वीसी साहब प्रोफेसर सीता प्रसाद तिवारी जी। तो आपका तिवारी जी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि विश्वविद्यालय द्वारा कौन कौन से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिससे स्वरोजगार में मददगार हो। वैसे तो हमारे विश्वविद्यालय में कई कोर्सेज चलाए जाते हैं, लेकिन जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं तो उसमें मुख्यतया पशुपालन से संबंधित कुछ कोर्सेज हैं, जैसे बकरी पालन है, गाय पालन है, आपके पिग फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है और मत्स्य पालन के में भी काफ़ी काम किया जाता है। कुछ ऐसे विषय भी हमारे यहाँ हैं जिनके माध्यम से हम चाहे वो वेटनरी ऑफिसर्स हो और चाहे हमारे फार्मर्स हो, उन दोनों को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। और बकरी से संबंधित जो भी उसके रख रखाव का, उनके खान पान का, कौन कौन सी बीमारियां उनमें उत्पन्न होती हैं मौसम के हिसाब से, उनका टीकाकरण किस तरह से किया जाता है, इस तरह की सारी जो विषय हैं ये हमारे यहाँ संचालित होते हैं। और जो यूथ वर्ग है, ख़ास तौर पे जो गांव में रहते हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए भी हम इस तरह के प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। वो 3 महीने के कोर्सेस होते हैं। कुछ तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के भी होते हैं। जैसे कि हमें एनिमल की फीडिंग किस तरह से साइंटिफिक वे में करना चाहिए, साथ ही साथ जो उसमें उनका रख रखाव कैसे करना चाहिए, ब्रीड का चयन हम किस तरह से करें, कौन कौन सी गाय, कौन कौन सी भैंस की वैरायटी है और ये कहाँ हमको इजीली मिल सकती है, इस तरह की सारी चीज़ें उनको बताया जाता है। उनके जो गोबर है, उनका जो मूत्र है, इसमें किस तरह के हम प्रोडक्ट बनाएं, गांव स्तर पे हम, ग्रामीण स्तर पे हम प्रोडक्ट हम बना सकते हैं और उससे काफ़ी मात्रा में आर्थिक लाभ किसानों को मिल सकता है। प्रोफेसर साहब, विश्वविद्यालय द्वारा वेटनरी या पशुपालन में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिससे विद्यार्थी प्रैक्टिकली और टेक्निकली बहुत कुछ सीख सके। देखिए, ऐसा है कि इसमें जो एनिमल साइंस का एक जो विभाग है, जिसमें कि एक एनिमल ब्रीडिंग है, पशु पोषण है, पशु प्रबंधन है, डेयरी टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनको कि आप एक व्यवसाय से जोड़ सकते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज है। तो ऐसे कोर्सेज हम चलाते हैं। और साथ ही साथ हम जो मत्स्य विभाग है, हमारा महाविद्यालय है, मत्स्य विभाग में भी हमें इस तरह के कोर्सेज है, जैसे कि मछली पालन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें हम कैसे करें। जैसे मत्स्य का क्या होता है कि मत्स्य का प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन उनके फीडिंग के बारे में उनको पता नहीं होता है, क्योंकि मछली का जो दाना हम कैसे डालें, वो दाना किस किस्म का होना चाहिए। हम ऐसा तो नहीं है कि हमने दाने को पानी में डाल दिया तो वो पौंड के तली में आ जाए, और कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जो ऊपर ही तैरती रहती है, बॉटम में नहीं जाती। तो बड़ा इसका एक साइंटिफिक तरीका होता है जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें बताई जाती है। साथ ही एक मैत्री का भी है, जो कि हम जो हमारा पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश शासन है, उनसे हम लोग जुड़ के भी काम करते हैं। और उसमें देखिए कि जो 12th क्लास ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे, उनको कहीं रोज़गार मिलता नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सी हम ट्रेनिंग दें जिनके माध्यम से वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ट्रेनिंग करके और वहाँ पे गाँव में जाके और एक एआई को टारगेटेड वे में रखें। मतलब हमको 100% आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है। अभी देखिए, आपको ये विदित होगा कि 40-50% के आसपास ही एआई पूरा होता है, यूँ तो क्लेम करते 70% तक। बट आपको मैं बता रहा हूँ कि चूँकि वो अनसाइंटिफिक बहुत सारी एआई हो जाती है,
लोगों को पता भी नहीं होता। तो यदि इस तरह की ट्रेनिंग हम अपने महाविद्यालय में देते हैं, अब वो ट्रेनिंग लेके वो बच्चा यदि गांव में जाता है और जो विभाग की स्कीम्स है उन स्कीम से जुड़ के अब वो एआई करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश शासन में ऐसा प्रावधान है कि एक एआई के पीछे हम आपको इतना पैसा देंगे। आपने इतनी एआई की है तो आपको 50 रुपये के हिसाब से आपको इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन यदि वो गाय कंसीव हो गई, कंसेप्शन हो गया, तो उसको और भी ज़्यादा पैसा मिलता है। तो ये सारी इस तरह के जो कोर्सेस है ये रोजगारोन्मुखी है कोर्सेस है और ये पूरे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेस है और मुझे लगता है कि ये बहुत ऐसे कोर्सेस है ये। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सर, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कौन कौन से देशों के साथ आप लोगों ने अनुबंध किए हैं और वहां से विद्यार्थी सीख कर जब आते हैं तो हमारे पशुपालक भाइयों को कितना लाभ पहुंचाते हैं या उनकी मदद करते हैं? देखिए, पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय जो जबलपुर है, यह भी फॉर द फर्स्ट टाइम इसने एक जो शेयरिंग ऑफ नॉलेज होता है, चाहे वो एकेडमिक पर्पज का हो और चाहे वो रिसर्च का हो, तो इसके लिए हम लोगों ने एमओयू किया है। रशिया की 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिनका एमओयू हमारा फाइनल हो गया है। उसमें नोवसिबिर्स्क स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नोवसिबिर्स्क में है, वो ये साइबेरिया में है, काफ़ी बड़ा एक मैंने रशिया का 3rd लार्जेस्ट वो शहर है, तो वहाँ पे वो स्थित है यूनिवर्सिटी। दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी है और ये पीटर्सबर्ग में है, सेंट पीटर्सबर्ग में है, मॉस्को के आसपास है। और एक और यूनिवर्सिटी है वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी नोवसिबिर्स्क में है। तो 3 यूनिवर्सिटीज़ हमारी रशिया में है। इसके साथ साथ हमने स्लोवाकियन यूनिवर्सिटी में स्लोवाकिया के साथ किया है। पोलैंड के साथ हमारा अभी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने, क्योंकि हमारा जो भी रिक्वायरमेंट होती है ये प्रोसेस पे है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के 4 स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री और 3 स्टाफ हमने भेजा था, रशिया भेजा था 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए। और इसी तरह से उनके स्टाफ और स्टूडेंट भी हमारे विश्वविद्यालय में 1 महीने के लिए आए थे और उनको हर पहलू पे हमने जो हमारे नॉलेज होता है इंडियन कंडीशन में, एक भारतीय जो कहना चाहिए जो वातावरण है, मौसम है, उसमें किस तरह का काम हम लोग करते हैं, जिन काम को वो भी अपने यहाँ कर सकते हैं, तो वो यहाँ से सीख कर गए। और हमारे स्टूडेंट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, कुछ मेडिसिन्स का है। अब चूँकि वो ठंडे इलाका है, वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ बहुत मिलते हैं, तो हमारे यहाँ के जो लोग वहाँ पर जाके उस पर अध्ययन किया। ट्रांसबाउंड्री डिसीजेस होती है जो एक देश से दूसरे देश में फैलती है और उसका रोकथाम हमको कैसे करना है, वन हेल्थ पे हम किस तरह के स्टेप लें, और आजकल क्या क्या नए तरीके हैं हमारे बच्चे सीख के आए हैं, उसको यहाँ करेंगे। और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो नॉलेज है इसको हम फील्ड कंडीशन में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक क्वालिटी स्किल्ड मैन पावर हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक पशुपालकों का कल्याण नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ नहीं है उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लाते हैं और फिर हम उसको एक्सटेंशन एक्टिविटी के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी को हम डिसिमिनेट करते हैं। और कई इस तरह के क्षेत्र है, ख़ास तौर पे जो हमारा डेयरी से संबंधित है उसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और जो डिसीज़ इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कार्य किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें हमारे जो पशुपालक हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है कि विश्वविद्यालय द्वारा सर बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो है विद्यार्थी नई नई टेक्नोलॉजी को सीख कर आते हैं और अपने देश में उसका उपयोग करते हैं।
सर इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है, आप इसके बारे में बात बताएं, और पशुपालक जिससे अधिक आय प्राप्त कर सके। देखिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग आज के समय में जब हम लिवलीहुड की बात करते हैं और आय दुगनी करने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है जिसमें हम सिर्फ वेटरनरी नहीं बल्कि वेटरनरी, एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरी सबको इंटीग्रेट करते हैं, सबको कोऑर्डिनेट करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि कोई भी किसान है तो किसान, आपने देखा होगा, ऐसा तो नहीं खाली खेती करता है, उसके पास जानवर भी होता है और उनके बहुत सारे प्रोडक्ट भी उनको मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं कि खेती होती है, उसके साथ साथ मछली का भी व्यवसाय करना चाहते हैं, फार्मिंग करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि डेयरी के साथ साथ या जो हमारे पशु हैं दुधारू, उनके साथ साथ वो बकरी भी रखते हैं। तो इसमें जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे किसान हैं, ये कई तरह के किसान हैं। देखिए, कुछ किसान होते हैं जो मार्जिनल फार्मर होते हैं, कुछ स्मॉल फार्मर होते हैं, कुछ लार्ज फार्मर होते हैं और कुछ लैंडलेस होते हैं, उनके पास ज़मीन ही नहीं होती है। जो लैंडलेस फार्मर होता है मजदूरी करने जाता है, ये आपको पता है। जो स्मॉल फार्मर्स होता है उनके पास लैंड 1.5 हेक्टेयर के आसपास होती है, क्योंकि ये जो फार्मर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सा किस कैटेगरी का फार्मर होगा, ये उनकी लैंड होल्डिंग और साथ में उनके फैमिली मेम्बर कितने हैं उस पर किया जाता है। अब इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम फार्मर्स को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए आप जाएं और मार्केट से ये चीज़ परचेज करके लाएं। वो तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक डेमो आप दे देंगे, वो करेगा, इसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ाएगा। तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो उनके रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके पास है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि किसको हम किसके साथ इंटीग्रेट कर दे तो हमको बहुत अच्छा ये मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि 1.5 हेक्टेयर लैंड है। अब वो किसान क्या करता है कि जो अच्छी ज़मीन वाली लैंड है, मतलब उसमें वो क्रॉप प्रोडक्शन करता है। हम उसमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये भी बताते हैं कि इसमें ऑयल सीड लेना चाहिए, कि क्रॉप लेना चाहिए, कि पल्स लेना चाहिए, कि जो अनाज वाले जो क्रॉप है वो लेना चाहिए। अब जो हमारा क्रॉप है उससे जो भूसा निकलता है वो कहाँ जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें होती है। जैसे आप मान लीजिए कि जो एकदम रद्दी क्वालिटी का व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, या बाकी चीज़ें होगी, उसको हम कहाँ डालेंगे। तो क्या होता है कि उसको हम ये बताते हैं कि देखो भाई, आपके पास इतनी लैंड है, तो इतनी लैंड को सस्टेन करने के लिए इतने एनिमल्स को आप दुधारू एनिमल्स को रख सकते हैं, और उससे आपकी फैमिली की साइज इतनी है तो उससे उसको आप खाना भी हो सकता है, आप थोड़ा बहुत बेच भी सकते हैं। तो इस तरह से हम क्रॉप, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी सबको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, मान लो मछली है, एक आध पौंड है, लैंडलेस लेबर है, थोड़ा बहुत है, मान लीजिए ज़मीन है, तो उसको हम बताते हैं कि भाई ऐसा है कि एक कुछ और दूसरे कैटेगरी के फार्मर्स हैं, तो हम उनको ये बोलते हैं कि देखो भाई, यदि आपका धान आप पैदा करते हो और बहुत बड़ा धान में तो आपको पानी बहुत चाहिए, तो यदि आपने धान उसमें ग्रो करते हो, पानी भर दो, उसी में मछली डाल दो, तो धान भी पकती रहती है और साथ में मछली भी बनती रहती है। तो इसी को कहते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो अभी वीसी साहब, आपने एक बात कही थी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर फार्मर्स हैं, तो क्या उनके लिए भी विश्वविद्यालय द्वारा कोई कोर्सेज चलाए जा रहे हैं या भविष्य में कोई योजना है कि उन्हें जागरूक करने के लिए किसी तरह के कोर्सेज आप लोग चलाएं? देखिए, जो आर्थिक रूप से दबे हुए हैं, जिनके पास वास्तव में यदि आप देखिए कि इनकम के सोर्सेस नहीं होते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि भाई हम क्या करें, बस हाथ में हाथ धर के बैठे रहते हैं। हम लोगों ने कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वो हमारे जो प्रबंध मंडल है वहाँ से इसको हमने ओके करा लिया है। तो इस तरह के कोर्सेज हम लोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो स्टार्टअप के लिए हमने उसको मुर्गी पालन पे कर दिया। मुर्गी पालन में हम क्या करेंगे कि जैसे बाई बैक सिस्टम होता है, हमने उसको कह दिया कि भाई ठीक है, तुम अपना काम जो घर में कर रहे हो वो काम करते रहो, आपको 10,000 रुपये महीने की आपको आय भी होगी, आप अपना काम करते रहो। हम आपको चूजे देंगे, वो चूजे का देखभाल आपको करना है, उसका फीड हम देंगे, चूजा फ्री में हम देंगे, फीड हम पूरा फ्री में देंगे, इसी तरह से मेडिसिन हमको फ्री में देंगे। यदि वो बीमार हो गए तो हमारे लोग जाएंगे, दवाई भी कर लेंगे। सिर्फ तुमको इसका देखभाल करना है। और देखभाल करने का उनको कैसे पैसा मिलता है, जब वो चूजे मुर्गी बन के अपने एज में आ जाता है तो वो हमको बैक कर देता है, बाई बैक वो हमको बैक करता है। और उसको हम पर केजी के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 10 रुपये पर केजी, इसकी कीमत तो आपको पता है 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये तक जाती पर केजी, लेकिन उसको हम पर केजी के हिसाब से 10 रुपये देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यदि एक मुर्गा 1.5 किलो का हुआ तो 1.5 किलो का हुआ तो उसको 15 रुपये एक मुर्गे के पीछे पड़ गया। उसको हमने 100 दिया तो आप 15 × 100, तो इतनी कमाई एक लॉट में उसको मिल जाती है। इसी तरह से जैसे वो लॉट ख़त्म होने लगता है, उसके दूसरे सेट में हम दूसरा चूजा दे देते हैं, तो इसकी पूरी हार्वेस्टिंग होती है, उसका चालू हो जाता है। तो वो सिर्फ देख रेख करता है। उसके घर में 2-3 मान लो मेंबर है, कभी उसकी वाइफ वहाँ पे जाके, जो लेडीज़ है, वीमेंस है, वो जाके देख सकती है, उसके बच्चे जा सकते हैं। और उसका जो आदमी है, वो आदमी कहीं मजदूरी कर रहा है तो आदमी को भी मिल रहा है, और उसकी जो वुमेन्स है वो घर में भी अपने काम कर रही है, उसका भी देख रेख कर रही है। उसको कोई पैसा नहीं लगा, न मुर्गी खरीदने का, न आपको दाना खरीदने का, न मेडिसिन खरीदने का, न ट्रीटमेंट का, लेकिन उनको 10 रुपये केजी के हिसाब से मिल रहा है। इस तरह के कोर्सेज जो है हम हर क्षेत्र में हो रहे हैं, हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि गांव में जो उनकी बाड़ी होती है, बाड़ी सिचुएशन में ये काम करे। कुछ ऐसी मुर्गियां होती हैं जो बैकयार्ड जिसको हम बोलते हैं, मतलब इतना दाना हमको नहीं देना होता है, डिसीज़ में जो एक रेजिस्टेंस रहता है, अगेंस्ट द डिसीज़ रहता है, हम ऐसी ऐसी मुर्गियाँ देते हैं उनको, वो अपने बाड़ी में भी छोड़ देते हैं, देसी अंडे मिलते हैं। और जो नेचुरल तौर पे जो दाना मिलता है, जो भगवान ने, जो नेचर में जो इस तरह का ऑटोमेटिकली कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें प्लस कुछ दाना हम उनको अलग से देते हैं। मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सर, पशुपालन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए पशुपालक भाई कहाँ संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में एक हमने डायरेक्टर बनाया है, वो विस्तार सेवाएं देखते हैं वो, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो जो हमारे पशुपालक आते हैं, चाहे वो मछली से संबंध रखते हो और चाहे पशु से संबंध रखते हैं, वो हमारे डायरेक्टरेट में आते हैं और उनको हर जानकारी, हर तरह की जानकारी, ट्रेनिंग की जानकारी मांगी, सारी जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल वीसी साहब, आपने हमें और हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, अब वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देश में खरीफ का रकबा 811 लाख हेक्टेयर से अधिक। उद्यानिकी उत्पादन 5 साल में दोगुना करें। कृषि मंत्री ने किया शासकीय प्रक्षेत्र फंदा का निरीक्षण। गेरुआ से बचाएं सोयाबीन, गेंदे की वैज्ञानिक खेती। और अब खबरें विस्तार से। देश में खरीफ का रकबा 811 लाख हेक्टेयर से अधिक। देश में दलहन तिलहन एवं मोटे अनाज के रकबे में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। अब तक खरीफ की बुआई 811 लाख 87 हज़ार हेक्टेयर में हो गई है,
जबकि गत वर्ष अब तक 793,63,000 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में बुआई लगभग 18 लाख हेक्टेयर अधिक हो गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रमुख फसल धान अब तक 215.97 लाख हेक्टेयर में बोई गई है, जबकि गत वर्ष समान अवधि में 216.39 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। इसी प्रकार दलहन का रकबा अभी तक 102.03 लाख हेक्टेयर हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण और उद्यानिकी में लगे उद्यमी तथा किसान अपनी उत्पादन क्षमता को अगले 5 साल में दोगुना करें। राज्य सरकार उन्हें हर संभव वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए आवश्यक उद्यानिकी तथा अन्य गतिविधियों के लिए मध्य प्रदेश उपयुक्त है। प्रदेश में आवागमन के साधन, बिजली, पानी, सड़क और भंडारण संबंधी आवश्यक अधोसंरचना भी विद्यमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से PMFME योजना के 881 हितग्राहियों के खातों में 28 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि डाली। कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंसाना ने गत दिनों शासकीय कृषि प्रक्षेत्र फंदा का निरीक्षण किया। उन्होंने बीज गोदान का भी अवलोकन किया। श्री कंसाना ने कहा कि किसान हितैषी सरकार निरीक्षण कृषकों के हित में निर्णय लेकर उन्हें लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के विरोध में कार्य करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कृषि मंत्री ने पौधा भी लगाया। श्री कंसाना ने प्रक्षेत्र में सिंचाई संसाधनों के लिए नलकूप खनन कराने और खेतों को कृषि के लिए विकसित करने के निर्देश दिए। गेरुआ से बचाएं सोयाबीन। सोयाबीन में गेरुआ रोग अधिकांशतः अगस्त व सितंबर में ही आता है। चूँकि इस समय निरंतर वर्षा होती है और आर्द्रता बढ़ जाती है, पत्तियों की निचली सतह से गेरुआ के धब्बे उभरे हुए दिखाई देते हैं। यदि इन धब्बों को हाथ से दबाएं तो रोरी की तरह लगेगा। गेरुआ के उपचार के लिए हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल या ऑक्सीकार्बोक्सिन की 800 मिलीलीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं, जिसे 10 दिनों के अंतर से इसका छिड़काव निचली पत्तियों पर करें। बुआई के 35 से 40 दिन बाद बचाव यदि किया जाए तो अच्छे परिणाम होंगे। रोगरोधी जातियां जैसे PK 1029, PK 1024, JS 20 से 21, अंकुर तथा इंदिरा 9 लगाएं। गेंदे की खेती सभी प्रकार की ज़मीन में की जा सकती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारी ज़मीन में जल निथार की व्यवस्था ज़रूरी है। फूलों की ज़रूरत 12 महीने होती है। पूजन से लेकर शादी विवाह तक इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी बाजार में मांग सदैव बनी रहती है। इसकी जाति मुख्यतः अफ्रीकन एवं मैक्सिकन गेंदा होती है, जिसके अंतर्गत अनेक किस्में होती हैं। किसान भाई यदि उन्नत किस्में लगाना चाहते हैं तो 1.25 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। यदि संकर किस्में लगाते हैं तो 700 से 800 ग्राम बीज पर्याप्त है। इसकी बोनी सितंबर तक की जा सकती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। दर्शकों, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।